विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। उत्तराखंड में आज हमारा टॉपिक है ब्रिटिश कालीन उत्तराखंड और गढ़वाल। ब्रिटिश कालीन उत्तराखंड और गढ़वाल। तो ब्रिटिश गढ़वाल में ग्रामीण राजस्व एकत्र करने का कार्य कौन करता था? प्रधान करता था। जैसे हम प्रधान को यहाँ पे प्रधान बोलते थे, गांव के प्रधान को क्या बोलते थे? पौ के नीचे रॉ मत लगा देना, प्रधान ही बोलते थे यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रिटिश गढ़वाल में ग्रामीण राजस्व, ग्रामीण राजस्व मतलब रेवेन्यू, राजस्व मतलब रेवेन्यू, ग्रामीण मतलब गांव का राजस्व यानी ग्रामीण रेवेन्यू एकत्र करने का कार्य कौन करता था? प्रधान करता था। यह पद वंशानुगत होता था, यानी प्रधान का बेटा प्रधान बनेगा, उसका बेटा भी क्या बनेगा? प्रधान बनेगा। यदि उत्तराधिकारी नाबालिग होता था तो उसके बालिग होने तक मुख्तियार की नियुक्ति होती थी, मुख्तियार की नियुक्ति होती थी। लेकिन प्रधान जो है प्रधान का बेटा ही बनेगा। प्रधान का बेटा अगर छोटा है, 18 साल से कम उम्र का है, या नाबालिग है, छोटा है, 4-5 साल का है, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसका काम कौन देखेगा? मुख्तियार देखेगा। जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, उसको फिर वो प्रधान बन जाएगा। प्रधान को सयाना बोलते थे, कामिन बोलते थे, थोकदार बोलते थे। प्रधान को क्या बोलते थे? सयाना, कामिन या थोकदार कहते थे। लेकिन उत्तर गढ़वाल में सयाना एवं दक्षिण गढ़वाल में कामिन कहते थे उसको। क्या कहते थे? कामिन। ब्रिटिश गढ़वाल में जाति के समान स्तर के पुरुष के साथ विवाह को विवाहिता असल कहते थे। जाति में समान स्तर के पुरुष के साथ विवाह को विवाहिता असल कहते थे। किसी विधवा द्वारा पुनर्विवाह करने को ढांटी कहा जाता था। क्या बोलते थे? ढांटी, ढांटी। विधवा द्वारा पुनर्विवाह करने को ढांटी कहा जाता था। इसका मतलब विधवा पुनर्विवाह होता था यहाँ पर। यदि वर पक्ष धनराशि वधु पक्ष को देता था तो उसे टका का विवाह कहते थे। और कुंभ विवाह, प्रतिमा विवाह, अर्क विवाह, पानी धारा विवाह आदि वर की अनुपस्थिति में किए जाते थे। ये पता है आपको? उत्तराखंड में कई बार जो लड़का है वो फौज में है, सेना में है, वो लड़ रहा है कहीं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जा रखा कहीं, कहाँ? किसी दूसरे देश में, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सेना की तरफ से जा रखा किसी दूसरे देश में लड़ने के लिए। लेकिन उसकी शादी करानी है। अब शादी कैसे कराएं? कैसे कराते थे? यानी बारात जाती थी, घड़ा जाता था साथ में, और घड़े के साथ फेरे लेने होते थे। किसको? दुल्हन को। फेरे वेरे भी वैसे नहीं होते थे जैसे आज का है कि प्री वेडिंग वेडिंग ये सब चीज़ें नहीं होती थी। बस पंडित जी मंत्र पढ़ा, शादी हुई, उस वधू को क्या घर पे ससुराल लेके आए और बोल गया कि अब तुम्हारे पति जो है, हमारा विवाह हो चुका है, पति अभी कहाँ है? लड़ाई पे जा रखे हैं, और वो तुम्हारे क्या हैं? अब ना लड़की ने लड़के को देखा, ना लड़के ने लड़की को देखा, बस उधर तार भेज के बोल देते थे हाँ भी तेरी शादी हो गई है, ठीक है। उसको बोलते थे क्या? कुंभ विवाह। क्या बोलते थे? ऐसे ही प्रतिमा विवाह होता था। प्रतिमा मतलब फोटो के साथ विवाह कर दिया। अर्क विवाह, पानी धारा विवाह आदि वर की अनुपस्थिति में किए जाते थे। ब्रिटिश गढ़वाल में कोई व्यक्ति जमीन बेचता तो नियमानुसार सर्वप्रथम अपने संबंधियों को पहला मौका देना अनिवार्य था। यानी अगर उसे जमीन बेचनी है तो सबसे पहले अपने सगे संबंधियों को बोलेगा। किसको बोलेगा? सगे संबंधियों को बोलेगा, ठीक है। अब इसके बाद है अगला टॉपिक है ब्रिटिश कालीन भेषजिक पौधों का कृषिकरण। तो नॉर्मल गिल ने कुमाऊं में बेलाडोना की खेती शुरू की, और उसने एटरोपा बेलाडोना का बीज विदेशों से मंगाकर नैनीताल तथा चौबटिया में रोपित किए थे। अब यहां से क्वेश्चन बना कि उत्तराखंड में सबसे पहले बेलाडोना की खेती किसने शुरू की? आंसर नॉर्मल गिल ने की। किसने की? नॉर्मल गिल ने। ये नाम याद रखना है, ये ग्रुप सी में क्वेश्चन बन चुका है और शायद किसी बड़े पेपर में भी बन चुका है, राज्य लोक सेवा आयोग के, ठीक है। नॉर्मल गिल ने चौबटिया गार्डन में ही बेलाडोना की पत्तियों को सुखाने के लिए एक प्लांट भी लगाया था। 1944 ईस्वी में रानीखेत के जंगलों में पायरेथ्रम के फूलों की खेती शुरू की गई, जिसके फूल से मलेरिया मच्छर मारने की दवा बनती थी। पायरेथ्रम के फूलों की खेती रानीखेत के जंगलों में कब शुरू की गई? आंसर 1944। पायरेथ्रम के फूलों से क्या बनता था? मलेरिया के मच्छर मारने की दवा बनती थी। हॉर्टिकल्चर प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1934 में हुई, जो एक फलों का शोध केंद्र था। हॉर्टिकल्चर एक डिपार्टमेंट होता है आज भी, ठीक है।
तो प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई, जो कि एक फलों का क्या था, शोध केंद्र था। इतना समझ में आ गया? ठीक। अब अगला है भेषज विकास योजना। भेषज विकास योजना 1949। भेषज, भेषज समझते हो? नहीं समझते? जिला भेषज कार्यालय देखे हैं आपने कहीं? जड़ी बूटियों से संबंधित, भिषक बोलते हैं वैद्य को। भिषक किसको बोलते हैं? वैद्य को। और वैद्य जो पहले इलाज करता था वो जड़ी बूटियों से करता था। तो जड़ी बूटियों से संबंधित जो प्लांट्स का जो डिपार्टमेंट है वो क्या है? भेषजिक। उन पौधों को क्या बोलते हैं? भेषजिक पौधे बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? तो उस पर सरकार का कार्यालय भी होता है, जिला भेषज कार्यालय, जिलों में होता है, डिस्ट्रिक्ट में। वो क्या करते हैं? किसानों को प्रोत्साहित करते हैं जड़ी बूटी वाले पौधों को उगाने के लिए। ठीक है। तो भेषज योजना 1949 विकास योजना। तो भेषज विकास योजना 1949 के तहत हर्बल स्टेट बनाना था, जिसको बनाने में मुख्य भूमिका श्री प्रजापति जोशी की रही। हर्बल स्टेट, हर्बल स्टेट। सरकार आज भी प्रयास करती है जड़ी बूटियों को क्या करने का? उगाने का। अगर आप यहाँ से भद्रकाली जाएंगे बालिके, तो कभी आप सुशीला तिवारी गार्डन में गई हो? आप सब लोग गए हो सुशीला तिवारी गार्डन में? आपने क्या देखा? वहां जितने भी पौधे हैं वो जड़ी बूटियों से संबंधित है। किसी ना किसी रोग के निदान के लिए उन पौधों का क्या होता है? प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में। ठीक है। वहां आपको सामान्य फूल नहीं मिलेंगे, वहां पर जितने भी पौधे होंगे वो सब जड़ी बूटियों से संबंधित होंगे। ये पता है? तो सुशीला तिवारी गार्डन किसके नाम पर है? नारायण दत्त तिवारी जी, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी का नाम था सुशीला तिवारी। तो उन्हीं की वजह से वहां पर ये, यहीं पर ये जो दिख रहा है सामने आपको, ये सुशीला तिवारी गार्डन। और यहाँ पर क्या होता है? औषधीय पादपों यानी औषधीय जो प्लांट्स हैं उनको क्या कहता है? उगाया जाता है और मिलते भी हैं। वो 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये अलग अलग पौधे मिलते हैं। अपने घर पे लगाइए उनको। अश्वगंधा हो गया, है ना, और लेमन ग्रास हो गया। चाय पीना छोड़िए, लेमन ग्रास पीजिए, एंटीऑक्सीडेंट होती है। क्या होती है? आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, एक समय ऐसा आता है कि जब ऐसा लगता है मेरे बस का नहीं है। लेमन ग्रास, गर्म पानी में लेमन ग्रास का वो मिल गया अगर आपको उबाल के, आप 1 कप पीजिए, आप उतना ही दोबारा चढ़ सकते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? चाय भी उतनी ताकत नहीं देगी जितना आपको लेमन ग्रास देगी। ये पता है? ठीक है। सर्वप्रथम भेषज योजना विकास योजना का प्रसार जो है अल्मोड़ा व नैनीताल तक सीमित रखा गया। कहां तक? अल्मोड़ा और नैनीताल। भेषज विकास योजना के तहत रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री का विकास 1953 ईस्वी में औषधि निर्माण के लिए किया गया, जिसके प्रथम प्रबंधक जो विशेषज्ञ थे वो प्रजापति जोशी जी थे। कौन थे? तो कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत का विकास कब किया गया? 1953 में किया गया। कब किया गया? 1953 में। भेषज विकास योजना का 1955 ईस्वी में विस्तार टिहरी और पौड़ी जनपदों तक किया गया। 1984 में श्री जोशी के प्रयासों से केंद्र सरकार ने इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड की स्थापना मोहान अल्मोड़ा में की। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब और कहां पर की गई? आंसर 1884 में की गई, मोहान अल्मोड़ा में की गई, और किसके प्रयासों से की गई? प्रजापति जोशी जी के प्रयासों से की गई। प्रजापति जोशी जी के प्रयासों से की गई। भेषज विकास योजना के विस्तार के पश्चात सहकारिता विभाग, सहकारिता बोलते हैं कोऑपरेटिव को, जहां पर भी ये शब्द मिले अखबार में, मैगजीन में, इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोऑपरेटिव जो आपका यूपीएससी में अलग कंसीडर करता है। कोऑपरेटिव से क्वेश्चन बनना ही बनना है, सहकारिता से। किससे? सहकारिता। तो सहकारिता विभाग के अंतर्गत 1972 ईस्वी में जिलेवार भेषज संघ की स्थापना हुई। तो ये जो जिलेवार भेषज संघ की स्थापना हो रही है, ये कब से हो रही है? 1972 से हो रही है। 1980 ईस्वी में सहकारिता विभाग ने जिलेवार भेषज संघ की स्थापना सर्वप्रथम पिथौरागढ़ और नैनीताल में की। 1989 में चमोली के गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध और विकास संस्थान की स्थापना की गई। अब फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा उल्टा, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहां पर है? गोपेश्वर चमोली में। गोपेश्वर चमोली में है। इसकी स्थापना कब हुई? यानी चमोली गोपेश्वर चमोली में जड़ी बूटी शोध और विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? 1989
1989 में। आपको जो ग्रुप सी में क्वेश्चन में फंसाते हैं वो सन में फंसाते हैं, उनको पता है आप सन याद नहीं करते। क्या पूछते हो आपसे? सन से पूछेंगे कब, और तब फिर 1989। तो इसलिए एक बेस ईयर बना के चलिए। बेस ईयर का मतलब होता है कि उसके आगे और पीछे याद करना है आपने। जैसे हम लोगों ने बेस ईयर बना रखा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो है उनकी हत्या हुई थी 1984 में, 84। तब तो हम लोग ये बोलते हैं कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के 5 साल बाद जड़ी बूटी शोध और विकास संस्थान बना कहाँ? गोपेश्वर में। तो वो ज्यादा अच्छा याद रहता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड की स्थापना मोहन अल्मोड़ा में कब हुई? उसी समय हुई जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, 1984 में। तो क्या होता है कि जब हम किसी चीज को जोड़ के याद करते हैं ना, ये एक वैज्ञानिक विधि है याद करने की। इंदिरा गांधी की मृत्यु वो हमें पता है 1984, तो हमें याद रहेगा कि मोहन अल्मोड़ा में इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई थी और प्रजापति जोशी जी के सहयोग से हुई थी और 1984 में हुई थी। और 5 साल बाद गोपेश्वर चमोली में जड़ी बूटी शोध और विकास संस्थान की स्थापना हुई। क्या बोला मैंने? 19 किसकी किसकी स्थापना हुई थी यार? गोपेश्वर चमोली बोल रही हो, 1989 बोल रही है। आप ऊपर वाले का आंसर दे रहे हो, नीचे वाले का बताओ। नीचे वाला क्या बोला मैंने? अरे जड़ी बूटी तो याद रहेगा। शोध बोलते हैं रिसर्च को। शोध किसको बोलते हैं? तो जड़ी बूटी पर रिसर्च। विकास बोलते हैं डेवलपमेंट को। विकास किसको बोलते हैं? संस्थान बोलते हैं इंस्टीट्यूट को। किसको बोलते हैं? इंस्टीट्यूट को। इसको इंग्लिश में लिख दो, जड़ी बूटी शोध। अगर हिंदी में याद नहीं हो रहा, शोध मतलब जड़ी बूटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? अब जड़ी बूटी को भी देख लो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हर्बल, हर्ब्स बोलते हैं। किसको? हर्ब्स एंड शर्ब्स। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या? ब्रिटिश शासन के नियम हैं। तो कुमाऊं जल नियम 1917, जल संसाधनों के नियमितीकरण हेतु अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के अधीन नियम बनाया गया। दूसरा है कुमाऊं जल नियम 1930। नियम 1917 में सुधार किया और इनमें घराटों के लिए विस्तृत प्रावधान किया गया। अब आधे से अधिक समस्या यह है कि आपको कुछ शब्द नहीं पता घराट क्या होते हैं। क्या होते हैं भाई घराट? ऐसे पानी से चलती है, घट बोलते हैं उनको। गढ़वाल में क्या बोलते हैं? घट। तो जैसे ऊपर से कोई पानी आ रहा है झरना, उसको रोक कर उसको एक पतली सी नहर से लाकर और एक नहर के नीचे से ले जाकर उसके ऊपर एक मकान बनाया जाता है। उस पर पानी में क्या लगाते हैं? एक पंखा सा लगाते हैं नीचे, फिर उससे क्या घूमता है? क्या घूमता है? घराट घूमते हैं आपके। उन घराटों के बीच में गेहूं मंडुआ जो भी डालोगे आप वो पिस के आता है। बस अंतर इतना है कि आपकी चक्की में तो तुरंत पिस जाता है आटा, घराट थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे कि कौन सा आटा ज़्यादा अच्छा है, तो जो चक्की का आटा है उसमें पौष्टिकता जल जाती है। गेहूं की क्या हो जाती है? जल जाती है। मतलब इतनी स्पीड होती है कि उसमें जो पौष्टिक जो तत्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। घराट क्या है? धीरे धीरे पीसता है। धीरे धीरे क्या करता है? पीसता है। उसमें पौष्टिकता बनी रहती है। चक्की का आटा जब पीस के आता है एकदम गर्म होगा, जला हुआ होगा, लेकिन घराट का आटा उतना गर्म नहीं होगा। इसका मतलब घराट का आटा इज बेटर देन चक्की का आटा। बट जब घराट ही नहीं रहे तो फिर चक्की क्या है? हमारी क्या है? मजबूरी है। फिर चक्की भी नहीं रही, अब तो धीरे धीरे देख रहे हैं चक्की भी बंद हो रही है, तो अब मिल का आटा हमारे लिए मजबूरी है। अब मिल के आटे की समस्या यह है कि वो और महीन होता है। क्या होता है? उसमें और जलता है, जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो जल जाते हैं। चलो जी, तो मैंने क्या कहा? घराट। घराटों के लिए विस्तृत प्रावधान किया गया कुमाऊं जल नियम 1930 में। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी। ग्रीवेंस किसको बोलते हैं? कल बताया था मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, कुछ बताया था। तो लोक शिकायत को बोलते हैं। हाँ, जिसके अंडर में आईएएस काम करते हैं मंत्रालय के, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन, तो लोक शिकायत को बोलते हैं ग्रीवेंस। ठीक है, तो कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 में कमेटी स्थापित की। इसका कार्य वन हानि से संबंधित मामले में अपनी रिपोर्ट देना, और इस कमेटी ने 1926 में अपनी रिपोर्ट दी। अगला कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 3 जिला कमेटियों में विभाजित की गई, अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल।
अब याद रखना, अगर कहीं पर गढ़वाल के आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब पौड़ी। गढ़वाल मतलब ब्रिटिश गढ़वाल, और ब्रिटिश गढ़वाल मतलब पौड़ी, और उसमें कुछ कुछ क्षेत्र थोड़ा बहुत चमोली का, थोड़ा इधर का उधर का मिला के वो ब्रिटिश गढ़वाल। समझ में आ गया? लेकिन वर्तमान में अगर गढ़वाल लिखा है इसका मतलब पौड़ी। द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल 1932 पारित किया गया। अब यहां से फिर क्वेश्चन पूछेगा कि द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल कब पास किया गया? आंसर 1930 में। और राजस्व पुलिस कौन होती है? किसको बोलते हैं राजस्व पुलिस? पटवारी और लेखपाल। तो पटवारी जो है वो रेवेन्यू पुलिस में आती है। किसमें आती है? तो द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल कब पारित हुआ? 1932 में हुआ। अगला कुमाऊं टेनेंसी यानी जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर बिल, ये कब पास हुआ? 1931 में पास हुआ। इसमें सन पूछेगा वो आपसे। क्या पूछेगा? इसमें सन याद करने हैं आपने। कुमाऊं टेनेंसी जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर बिल 1931 में पारित हुआ। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के अनुसार कानूनगो को, पुलिस इंस्पेक्टर और पटवारी को सब इंस्पेक्टर के अधिकार दिए गए। तो जब पुलिस भर्ती होती है, दरोगा भर्ती, तो आप बोलते हैं ये सब इंस्पेक्टर बन गया। सब इंस्पेक्टर कई साल तक जब जॉब करता है उसके बाद वो क्या बनता है? इंस्पेक्टर बनता, 3 स्टार लगते हैं उसके। ऐसे ही राजस्व पुलिस में जब आप पटवारी भर्ती होते हो तो आप सब इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट माने जाते हो, और जब आप कानूनगो बन जाते हो तब आप 3 स्टार इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट माने जाते हो। जब आप तहसीलदार बन जाते हो तो आप कोतवाल से ऊपर पहुंच जाते हो। हाँ ठीक है, तहसीलदार जब आप बन जाते हो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, ये नाम सुनने में भी अटपटे लग रहे होंगे आपको, लेकिन अधिकारों में और कार्यशैली जो है इनकी बड़ी विस्तृत कार्यशैली है। अगर इसमें आप निकल जाते हो तो मैंने कहा एसडीएम बनने का एक तरीका ये भी है कि आप नायब तहसीलदार का पेपर निकालिए और उत्तराखंड में जल्दी आपका प्रमोशन होकर आप एसडीएम बन जाओगे। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा समय लगता है, उत्तराखंड में 10-12 साल में आप 10 साल में आप एसडीएम बन जाते हो। क्या प्रमोट होके? अच्छा जी, थोकदार और प्रधान को पुलिस की पावर दी गई थी जो अपराध की जानकारी पटवारी को देते थे। थोकदार और प्रधान को पुलिस की पावर दी गई थी जो अपराध की जानकारी पटवारी को देते थे। सर्वप्रथम अंग्रेज रूथरफोर्ड ने काशीपुर में भांग की फैक्ट्री लगाई। यहां से क्वेश्चन बना है कि काशीपुर का पुराना नाम क्या था? गोविशाण। क्या नाम था? गोविशाण। यहां पर भांग की फैक्ट्री किसने लगाई? आंसर रूथरफोर्ड ने लगाई। किसने लगाई? रूथरफोर्ड ने लगाई। ये ध्यान रखना, भांग को हैम्प बोलते हैं। आप क्या बोलते हो? और मैरिजुआना इसी की किस्म का एक पौधा है जो कि कहीं अमेरिका की तरफ उगाया जाता है। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी कुछ हमसे सीखा है। भांग के जो अच्छे गुण हैं, औषधीय गुणों को उन्होंने सीखा है, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया है? उसका प्रयोग मृगी रोग के लिए, और खासकर दिमाग के जो कैसे रोग होते हैं जिनमें हाथ पैर क्या हो जाते हैं, जिसमें विस्मृति हो जाती है या हाथ पैर काम नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं अल्जाइमर या और डिसलेक्सिया। तो अल्जाइमर हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, इसमें मैंने कहा बताया जाता है कि मैरिजुआना का यूज़ किया जाता है, हेम्प ऑयल का यूज़ किया जाता है, बट क्योंकि अभी इस देश तक बहुत ज़्यादा उसका क्या नहीं है, प्रचार प्रसार नहीं है, तो नहीं होता है। तो मैंने क्या कहा आपको? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के अनुसार कानूनगो को, पुलिस इंस्पेक्टर और पटवारी को सब इंस्पेक्टर के अधिकार दिए गए थे। ये बता दिया था मैंने। काशीपुर में भांग की फैक्ट्री लगाई गई थी। मई 1919 में पन्नालाल को कुमाऊं के स्थानीय रीति रिवाजों के बारे में ब्रिटिश सरकार को बताने के लिए नियुक्त किया गया था। किसको? पन्नालाल। कुमाऊं के स्थानीय रीति रिवाजों के बारे में ब्रिटिश सरकार को कौन बताएगा? पन्नालाल नामक व्यक्ति को नियुक्त किया गया 1919 में। क्योंकि ब्रिटिशर्स एक चीज जानते थे, एक चीज समझ गए थे 1857 के रिवोल्ट के बाद, कि हमने भारतीयों को मारा कोई दिक्कत नहीं हुई, कूटा कोई दिक्कत नहीं हुई, इनको लूटा कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इनके धर्म के साथ हमने छेड़छाड़ की। जैसे ही हमने चर्बी वाले कारतूसों का यूज किया, चर्बी वाले कारतूस मतलब गाय की चर्बी लगी हुई थी, सुअर की चर्बी लगी हुई थी, तुरंत विद्रोह हुआ इस देश में, जिसको हम 1857 का रिवोल्ट बोलते हैं। तो उसके बाद इनकी समझ में आ गया था, तो ये हमारे रीति रिवाजों को पढ़ने लगे और इनकी समझ में ये भी आ गया कि कहाँ पर छेड़ना नहीं है। क्या ये अलर्ट हो गए और ये कोशिश करते थे कि खासकर धार्मिक रीति रिवाजों में क्या नहीं करते थे, किसी के छेड़छाड़ नहीं करते थे। और वो परंपरा आज भी चली आ रही है। परंपरा आज भी, हमारा कानून जो है, जब कोई हमारा एक्ट बनता है तो खासकर अगर ये जनजातीय क्षेत्र है
तो जनजातीय क्षेत्रों के उन पर क्या अप्लाई नहीं करता जल्दी से, नहीं आया समझ में। जो जनजातियां हैं उस पर आज भी हमारा कानून या हमारा एक्ट या हमारी संसद या हमारी विधानसभा जल्दी से छेड़छाड़ नहीं करती। जैसे आपने सुना होगा यूसीसी है, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं है, इस पर नहीं है। ट्राइबल एरियाज जो है, जनजातीय समझते हो, ट्राइबल एरियाज, उस पर लागू नहीं होता है, समझ में आ गया। ऐसे ही 1929 में प्रकाशित डॉक्टर एल.डी. जोशी की पुस्तक खस परिवार कानून थी, जो कुमाऊं के रिवाजों कानूनों के बारे में लिखी गई थी। तो खस परिवार कानून किसने लिखी? डॉक्टर एल.डी. जोशी ने। कब लिखी? 1929 में लिखी। क्या था इसमें, विषय वस्तु क्या थी? कुमाऊं के रीति रिवाज कानूनों के बारे में लिखा गया था। इसके बारे में, कुमाऊं के रिवाजी कानूनों के बारे में लिखा गया था। रिवाज समझते हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे होते हैं कि भाई रिवाज क्या है, कि भाई रिवाज ये है हमारा, क्या कि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि भाई अब माना किसी का नव विवाहिता है, अगर कोई किसी का विवाह हुआ है, तो हमारे यहाँ का रिवाज ये है कि सबसे पहले जो है वो पूजा होगी धारे पे। कहाँ पे होगी? धारे पे जाएंगे, गागर लेके जाएंगे। अब इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितनी दूर से सफर करके आए हो, कई बार गड़बड़ भी होता है इससे। और उसमें फिर क्या करना, आपने सिर में गागर रखनी है, फिर धारे में जाना है, क्योंकि जल देवता की पूजा करनी है आपने, क्योंकि जल आपको पीने का वहीं से प्राप्त होगा। ऐसे ही तो ये रिवाज है। क्या है? रिवाज। ठीक है, अब अगले लेक्चर में बताऊंगा ब्रिटिश कालीन अधिनियमों के बारे में। खास याद कर लेना, वन अधिनियम 1865 मैं बता रहा हूं, याद कर लेना इनको, अभी डिटेल बाद में बताऊंगा। वन अधिनियम 1865, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1874। अधिग्रहण बोलते हैं एक्विजिशन को, अधिनियम बोलते हैं वाली क्या, एक्ट को। किसको? एक्ट को। एक्ट क्या होता है? क्या होता है एक्ट? अरे भाई हम बोलते हैं बार बार एक्ट है, अधिनियम है, होता क्या है एक्ट अधिनियम? देखो, जैसे कोई भी कानून बनाना हो तो सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। देखो, राज्य अपना कानून बना सकता है और संसद अपना कानून बना सकती है। तो जब माना संसद में कोई कानून बनाना है तो उसके लिए बिल पेश किया जाता है। क्या करते हैं? जब पेश किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बिल। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेयक। क्या बोलते हैं? विधेयक। वो लोकसभा में गया, वहां से पास हो गया, फिर वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा वालों ने भी क्या कर दिया, उसको पास कर दिया। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों ने उसको पास कर दिया, अभी भी उसका नाम बिल है। उसके पीछे नाम होगा उस कानून का, और उसके पीछे क्या नाम लगा होगा? बिल। फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने जैसे साइन किए वो बन गया एक्ट। तब उसके बाद क्या बोलते हैं उसको? एक्ट या अधिनियम। ऐसे ही राज्य में होता है, जैसे हमारा उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो हमारे यहाँ एक सदनी है ना, मोनोकैमरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब एक ही विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो हमारी विधानसभा ने कोई कानून बनाया, जैसे तो विधानसभा में हमने पहले क्या किया? बिल पेश किया। क्या किया? सरकार ने बिल पेश किया, विधानसभा में चर्चा हुई उस पर, उसके बाद वोटिंग हुई और वो बिल क्या हो गया? पास हो गया। पास होने के बाद भी बिल ही है अभी। फिर वो कहाँ जाता है? गवर्नर के पास, महामहिम राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल जैसे साइन करते हैं उसके बाद वो क्या बन जाता है? एक्ट या अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो ये जो अंग्रेजों के समय में थे ना, अंग्रेजों के समय में क्या होता था कि वाइसरॉय के साइन होते थे इस पर। किसके? वाइसरॉय के साइन होते ही अधिनियम बन जाता था। या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अगर उसको पास किया है और उसके बाद क्राउन ने अगर उसको क्या कर दिया, वहां पर साइन कर दिया, तो वो फिर अधिनियम बन गया। बड़े जो केंद्र स्तर पर होते थे उस पर क्राउन साइन करता था ब्रिटेन में, और जो यहाँ देश के स्तर पर होते थे उस पर वाइसरॉय साइन करता था। समझ में आ गया? तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1874, कुमाऊं फॉरेस्ट रूल्स 1931, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय दंड संहिता, यहां से क्वेश्चन बना है भाई। इसको बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860। आईपीसी कब? 1860। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, यूपी विलेज पंचायत एक्ट 1947, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूपी विलेज पंचायत एक्ट, पंचायत जहां पर भी दिखेगा, कोऑपरेटिव जहां पर भी दिखेगा, म्युनिसिपैलिटीज जहां पर भी दिखेंगी, स्थानीय स्वशासन जहां पर भी दिखेगा, उसको आपने पढ़ना है। यूपी विलेज पंचायत एक्ट 1947, कैंटोनमेंट एक्ट 1924, नयाबाद और बंजर भूमि आवंटन कानून 1893,
और नॉर्थ इंडियन कैनाल एंड ड्रोनेजर एक्ट 1873। इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि सन याद नहीं होते हैं जल्दी से। ये याद ना करके आप कहीं एक नंबर से फेल मत हो जाना, पहले बता रहा हूं। इनको याद करना ही पड़ेगा, समझ में आया। यहां पर आपको जिद करनी है कि नहीं भाई मैं एक नंबर से फेल नहीं होना चाहती है, होना नहीं चाहता, इसलिए सन तो याद करने ही पड़ेंगे आपको। और इसमें से जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं मैं बता देता हूँ कौन कौन से देखे। वन अधिनियम वाला क्वेश्चन देख चुका हूं मैं 1865। दूसरा मैं भारतीय दंड संहिता वाला क्वेश्चन देख चुका हूँ 1860, और एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार देख चुका हूँ। और एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट देख चुका हूँ 1927 वाला। कौन सा? एक ये वाला देख चुका हूं मैं, कौन सा, नयाबाद और बंजर भूमि आवंटन कानून 1893, ये वाला देख चुका हूं। और कौन सा, नॉर्थ इंडिया कैनाल एंड ड्रोनेजर एक्ट 1873, शायद ये भी कहीं का क्वेश्चन बना है। तो इसका डिटेल में अगले लेक्चर में कराऊंगा ब्रिटिशकालीन अधिनियमों के बारे में।